नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मोक्ष क्लासेस में। आज हम लोग एलपी और टेक्नीशियन का जो है साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूहों में परागण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूहों में परागण होता? तो ये होता है आवृतबीजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आवृतबीजी, जिसे कि एंजियोस्पर्म कहते हैं, इसमें जो है इस पादप में परागण होता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आवृतबीजी उप समूह के पौधे में बीज फल के अंदर होता है। इस समूह में पौधे, जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी जो है यह इसमें पाया जाता है। पौधे में बीज जो है बीजपत्र होते हैं। पौधे को जो है दो भागों में बांटा गया, एक बीजपत्री पौधा और द्विबीजपत्री पौधा। थैलोफाइट सबसे सरल पौधे हैं, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। थैलोफाइट जो है यह सबसे सरल पौधे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम किसमें ऑक्साइड के रूप में होता है? कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम किसमें ऑक्साइड के रूप में होता है? तो ये होता है नाइट्रोजन और सल्फर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाइट्रोजन और सल्फर में जो है कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम ऑक्साइड के रूप में होता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। SO2 और NO2 गैस जो है अम्लीय वर्षा का निर्माण करता है। अम्लीय वर्षा के लिए जो है SO2 और NO2 गैस जो है यह निर्माण करता है। कोक में जो है 80 से 85% कार्बन पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। कोयला जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। एंथ्रासाइट में जो है 90 से 98% कोयला पाया जाता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि एंथ्रासाइट जो है सबसे उत्तम किस्म का जो है कोयला होता है। कोक का निष्कासन अवकारक के रूप में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणुक अणु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम परमाणुक अणु नहीं है? तो ये P4। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। P4 जो है यह जो है एक विषम परमाणुक अणु नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो ये हो जाएगा शून्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शून्य जो है, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो वस्तु पर किया गया जो है कार्य भी शून्य होगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो है कार्य का SI मात्रक जूल होता है। यदि बल विस्थापन के समांतर हो तो कार्य धनात्मक होगा, इसको याद रखिएगा। और जो है विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होगा। और यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हो तो किया गया कार्य जो है शून्य होगा। ये तीनों लाइन को जो है याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1/10⁹ मीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1/10⁹ मीटर जो है यह 1 नैनोमीटर जो है होता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। 1 नैनोमीटर जो है 1/10⁹ मीटर होता है। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। और जो है 1 एटोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻18 मीटर। और 1 फर्मी, जिसे कि फेम्टोमीटर कहते हैं, वो होता है 10⁻15 मीटर। और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो ये सभी को जो है याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और ये जो है बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है?
ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संपीड़न। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संपीड़न जो है ध्वनि के संचरण के दौरान जो है माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन में भिन्न हाइड्रोजन आयन सांद्रता की स्थिति में कौन सा सूचक भिन्न रंग दर्शाता है? किसी विलयन में भिन्न हाइड्रोजन आयन सांद्रता की स्थिति में कौन सा सूचक भिन्न रंग दर्शाता है? तो ये दर्शाता है यूनिवर्सल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यूनिवर्सल जो है किसी विलयन में जो है भिन्न हाइड्रोजन आयन सांद्रता को जो है स्थिति के सूचक भिन्न रंग को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को कहा जाता है। दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बैटरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बैटरी जो है दो या दो से अधिक सेल के संयोजन को कहा जाता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन के माध्यम जो है NH4Cl तथा 2NCl2 का जो है पेस्ट भरा जाता है। लेक्लांचे सेल का उपयोग जो है ट्रांजिस्टर तथा घड़ियों में किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ट्रांजिस्टर तथा घड़ियों में जो है कौन सा सेल का प्रयोग किया जाता है? तो लेक्लांचे सेल का। इस सेल का विभव लगभग जो है 1.35 वोल्ट होता है। मरकरी सेल का विभव जो है वह 1.35 वोल्ट होता है और सीसा संचायक बैटरी का विभव जो है 2 वोल्ट होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? कब कहा जाएगा कि कोई पिंड जो है मुक्त रूप से गिर रहा है? जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे तब जो है कहा जा सकता है कि कोई पिंड जो है मुक्त रूप से गिर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है? किसकी सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है? तो ये होती है इलेक्ट्रॉन सेल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सेल में जो है सतत वृद्धि के कारण जो है परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक परजीवी पौधा है? कौन सा एक परजीवी पौधा? तो ये हो जाएगा कसकुट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कसकुट जो है यह एक परजीवी पौधा है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे पर आश्रित होते हैं। और सहजीवी का उदाहरण क्या? कवक, जीवाणु और विषाणु, ये तीनों जो है सहजीवी का उदाहरण है। सहजीवता जो एक जीव को हानि अथवा लाभ नहीं होता है और जबकि दूसरा जीव लाभ में रहता है, जैसे कि अधिपादप लियाना। परभक्षण किसे कहते हैं? कि जब एक दूसरे जीव पर पूरी तरह से भक्षण करता है, जैसे कि जेफंगस, आर्थोवीटस आदि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूल का एक मादा प्रजनन अंग कौन सा है? फूल का एक मादा प्रजनन अंग कौन सा है? तो यह गर्भ केसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। गर्भ केसर जो है यह फूल का एक मादा प्रजनन अंग है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जायांग जो इसमें अंडप होता है और अंडप के 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा? तो ये अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, ये तीनों जो है अंडप के भाग होते हैं। पुमंग में एक या एक से अधिक जो है पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर में जो है परागकण पाए जाते हैं और पुमंग जो है नर जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयान जो होते हैं, तो ये सभी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसनी, उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से क्या रहित होते हैं? श्वसनी, उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंगों से क्या रहित होते हैं? तो ये होते हैं स्पंज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
स्पंज जो है श्वसनीय उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंग से रहित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है? किस अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लैक्टिक एसिड के कारण जो है किसी कारण जो है मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मांसपेशियों में थकान जो है लैक्टिक अम्ल के संचरण के कारण होता है। मांसपेशियों की संख्या जो है हमारे शरीर में 500 से अधिक है और पेशियां त्वचा के अंदर मांस में होती है, तो इसको भी याद रखिएगा। सेब में जो है मौलिक अम्ल पाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि सेब में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैलिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जा सकता है? किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जा सकता है? तो इसे कहा जा सकता है कोई कार्य नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई कार्य नहीं हुआ है यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यांत्रिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को कहा जाता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा होता है। किसी वस्तु पर कार्य करने की क्षमता जो है उस वस्तु का जो है ऊर्जा कहलाता है। और काइनेटिक ऊर्जा जो है ½ mv² होता है, 1/2 mv²। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, जिसे कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु के बारे में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु के बारे में गलत है? तो ये हो जाएगा वे विद्युत ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वे विद्युत ऋणात्मक कब होगी? जब जो है धातु के बारे में गलत है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। धातुएं आवर्त सारणी के बाएं भाग में स्थित है और इसके अंतिम कक्ष में जो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, तो इसको भी याद रखिएगा। धातुएं जो है विद्युत धनात्मक होती है। धातुएं में चमक होता है और जिसे धातुई चमक कहते हैं। सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातु है। इम्पोर्टेंट लाइन है कि मुलायम धातु कौन कौन सा है? तो सोडियम और पोटेशियम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन तत्वों के 72 कोष में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? किन तत्वों के 72 कोष में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये हाइड्रोजन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइड्रोजन में जो है 72 कोष में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यकृत कौन सा कार्य करता है? यकृत कौन सा कार्य करता है? तो ये करता है पाचन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यकृत जो है पाचन का कार्य करता है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यकृत जो है पाचन का कार्य करता है, ये तो पता है। और यह मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका वजन लगभग जो है 1.5 से 2 kg के बीच होता है। यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है और पित्त रस वसा का जो है पायसीकरण है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि यकृत द्वारा जो है आरबीसी का जो है नष्ट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, एक तरंग के गर्त की गहराई को क्या कहा जाता है? एक तरंग की गर्त की गहराई को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आयाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
आयाम जो है एक तरंग के गर्त की गहराई को कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।